बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आपकी अमेरिकी विदेश नीति चल रही है और अमेरिकी विदेश नीति के चरणों में अपन लगभग सारे राष्ट्रपतियों का शासनकाल और उनके शासनकाल में होने वाली घटनाओं को या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए जाने वाले समझौतों के बारे में जान चुके हैं। देखिए, ये आपका लास्ट चरण है, क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति में जो लेटेस्ट आपके दो रहे हैं, बराक ओबामा और एक है आपका डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके शासनकाल में अमेरिकी विदेश नीति किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के साथ साथ में यानी कि एक प्रकार से पुनः युद्ध जैसी स्थिति को पैदा यानी किया है, और उसमें विशेष योगदान अमेरिका का नहीं बल्कि अन्य राज्यों का माना जाता है, जो बहुत शीघ्र ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ज़्यादा संपन्न हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका की विदेश नीति को समाप्त किया जाए और अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमज़ोर किया जाए। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि इस शासनकाल के तहत देखिए कि बराक ओबामा का जो शासनकाल है वो 2009 से और 2017 का रहा है। इनके शासनकाल में विदेश नीति के यानी किस प्रकार से रही है, इसे देखिए कि सबसे पहले देखिए कि इराक के प्रति उन्होंने अपने रुख को बहुत नरम किया। वो जानता था कि इराक के साथ अधिक समय तक यदि किसी प्रकार का मनमुटाव रहता है तो यह अमेरिका के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और उन्होंने केवल इराक ही नहीं, इराक का जिन देशों के साथ में समायोजन नहीं था, जैसे कि मिस्र है, आपकी सीरिया है, इन देशों के साथ में भी अमेरिका ने सामंजस्य की नीति को अपनाया और एक मध्यस्थता के रूप में ईरान को इन देशों के साथ में आपसी समझौते करने के लिए आग्रह किया। तो अपन मानते हैं कि मार्च 2009 में अमेरिका ने इराक के प्रति नरम रुख अपनाते हुए मिस्र एवं सीरिया के साथ में सामंजस्य स्थापित किया और इन देशों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बराक ओबामा का कि एशिया के प्रति भी दृष्टिकोण परिवर्तन करना। एशिया के प्रति दृष्टिकोण यानी पहले तो विशेष तौर से एक बाजार के रूप में था कि एशिया केवल अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह कूटनीति का सहारा लेते हुए एशिया में कुछ देशों को अपना समर्थक मानता है और कुछ देशों को विरोधी मानता है, और इसी आधार पर उन्होंने यहाँ पर भी फूट डालने की नीति अपनाई। लेकिन बराक ओबामा यानी पहले ऐसे राष्ट्रपति माने जाते हैं जिन्होंने एशिया के प्रति नरम रुख अपनाया और अपनी नीतियों को निर्धारित किया। जैसे देखिए कि उन्होंने 15 से 22 फरवरी 2009 के मध्य एशिया के कुछ राष्ट्रों का दौरा किया और उन्होंने यात्राएं की, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी कोरिया है और चीन है। हालांकि देखा जाता है कि इन देशों के साथ में अच्छे संबंध तो थे, लेकिन कुछ आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर केवल उनके संबंध व्यापारिक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए एशिया के प्रति नरम रुख अपनाया और अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। इसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले तालिबान शासक हुआ करता और तालिबान शासक प्रमुख ओसामा बिन लादेन की स्थिति को देखते हुए कि किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन की प्रवृत्ति को अपनाया, 2001 में कैसे उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को रोक दिया, उस आधार पर वहाँ पर पूर्ण रूप से अमेरिका का प्रभाव था। अब देखिए कि इन्होंने अपनी स्थिति को कैसे निर्धारित किया। हालांकि उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने 30,000 सैनिक तैनात कर रखे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई गतिविधि या कोई शासन प्रवृत्ति अमेरिका के विरुद्ध हो, उसकी जानकारी लेने के लिए और कोई भी आने वाले संकट से निपटने के लिए उन्होंने 3,000 सैनिकों की वहाँ पर तैनाती कर दी। लेकिन साथ साथ देखिए कि पाकिस्तान को वह सहयोग तो देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। पाकिस्तान को सहयोग इस आधार पर दिया गया है कि यदि अफ़गानिस्तान में कोई आतंकवादी गतिविधियां पैदा होती हैं तो आपको पाकिस्तान में पनाह नहीं देनी है किसी प्रकार से, और यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है तो जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की गई है उस प्रकार पाकिस्तान पर भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। तो इस आधार पर उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया, लेकिन आर्थिक सहयोग स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि आतंकवाद को रोकने के लिए या
अन्य प्रकार की गतिविधियां आतंकवादियों को महत्व देती हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसके बाद देखिए अमेरिका और भारत। अमेरिका और भारत की विदेश नीति में बहुत परिवर्तन आया और ये परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि अमेरिका जैसे जैसे यानी पाकिस्तान की विदेश नीति से परिचित होने लगा और महसूस किया जाने लगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को सह देता है, भारत के साथ उनके अच्छे संबंधों का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने अपनी विदेश नीति में बहुत कुछ परिवर्तन करते हुए अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में लेना प्रारंभ किया। जुलाई 2009 में विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति पैदा हुई। एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के आचार विचार, एक दूसरे की राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिली और दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद देखिए कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले पर हुए हमलों पर विशेष तौर पर जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था उनको अपन ये मानते हैं कि पाकिस्तान को पुनः वार्ता की पहल की थी और पुनः वार्ता की पहल करते हुए विशेष तौर से अपन मानते हैं कि अमेरिका की पहल पर ही पूर्ण रूप से यह निर्धारित किया गया था। इसके बाद देखिए कि नवंबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की यात्रा की और 4 दिवसीय इस यात्रा में उन्होंने लगभग 6 समझौते किए जो आर्थिक, व्यापारिक एवं रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामान्यतः देखिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यह यात्रा विशेष तौर से महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन साथ साथ ही यह भी माना जाता है कि आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में किए गए सारे समझौते भारत के अधिक लाभकारी सिद्ध हुए। इसके बाद देखिए कि नवंबर 2010 में स्वयं प्रधानमंत्री बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की और दोनों प्रदेश अध्यक्षों या अपन यह कह सकते हैं कि दोनों राष्ट्र प्रधानों के मध्य विशेष तौर से संधि वार्ता या आगामी रूपरेखाएं या आगामी समय में किए जाने वाले समझौतों पर यानी विचार विमर्श किया गया था। इसके साथ ही अपन मानते हैं कि 2012 एवं 13 के मध्य अमेरिका एवं भारत के मध्य इसका नतीजा ये 3 दिवसीय यात्रा को माना जाता है कि 3 दिवसीय जो ओबामा की यात्रा थी इसके तहत जिन विषयों पर चर्चा की गई उसे निर्धारित केवल वहीं तक माना जाता है, क्योंकि ये रीओपन नहीं था, ये बिल्कुल खुला हुआ नहीं था कि किन किन क्षेत्रों में विकास की दरों को यानी कि महत्व दिया जाएगा, किन चीज़ों के लिए निवेश किया जाएगा, किन चीज़ों पर व्यापारिक सहमति प्रदान की जाएगी। लेकिन फिर भी 2012 और 13 में इस बात का स्पष्टीकरण हो गया कि भारत और अमेरिका के मध्य लगभग $2 मिलियन का यानी व्यापार समझौता हुआ और दोनों के मध्य व्यापार अधिक बढ़ा। तो साथ साथ ही अपन मानते हैं कि अमेरिका एवं भारत के मध्य इस विदेश नीति में विशेष परिवर्तन आया जो भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद देखिए कि अमेरिका एवं रूस। अपन मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल रूस ही अस्तित्व में रह जाता है, लेकिन रूस की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वह अमेरिका का अन्य क्षेत्रों में मुकाबला कर सके। लेकिन फिर भी अपन ये मानते हैं कि दोनों के मध्य एक संधि हुई थी जो स्टार्ट संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि की समाप्ति होने के बाद में इस संधि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे 5 दिसंबर 2009 को स्टार्ट संधि की समाप्ति पर समय बढ़ाने के लिए समझौता या दोनों के मध्य एक संधि वार्ता निर्धारित की गई थी। इसके बाद देखिए कि नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन। विशेष तौर से ये माना जाता है कि नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन होने वाले ऐसे विस्फोटकों या परमाणुवीय हथियारों के विकास या परमाणु विस्फोटों के विकास को रोकने के लिए किया गया सम्मेलन था जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अति आवश्यक था और आगामी युद्धों के लिए निर्धारित नहीं कर सकता था। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि 12 से 13 अप्रैल 2010 को वाशिंगटन में 47 देशों के पूर्ण रूप से राष्ट्र प्रधान ने इसमें भाग लिया और इन राष्ट्र प्रधानों के माध्यम से यह निर्धारण किया गया कि नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन यानी कि
अंतरिक्ष क्षेत्र में या वायुसेना के क्षेत्र में, या अपन ये कह सकते हैं कि ज़मीन से ऊपर मार करने वाले हथियारों में पूर्ण रूप से कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरण को प्रदूषित ही नहीं कर रहा है, आगामी पीढ़ियों को युद्ध के लिए आग्रह कर रहा है। इस प्रकार से इस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से तात्पर्य ये माना जाता था कि इराक में उस समय सद्दाम हुसैन की निरंकुश सत्ता पाई, इसे अपदस्थ करने के बाद वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा नहीं हो या कोई आतंकवादी या उपद्रवी कोई संगठन वहाँ पर यानी कि ज़्यादा विकसित नहीं हो, इसके लिए 1 सितंबर 2010 को केवल 50,000 सैनिकों की तैनाती वहाँ पर रखी गई और ये निर्धारित कर दिया गया था कि इस सैनिकों का होना यहाँ पर अति आवश्यक है। यह आपकी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रपति बराक ओबामा की है, जो 2017 तक का निर्धारण करती है। इसके बाद में आपका अंतिम राष्ट्रपति वह है डोनाल्ड ट्रंप। हम जानते हैं कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से धनी एवं धनिक लोगों में माना जाता है और विशेष तौर से डोनाल्ड ट्रंप 2017 से वर्तमान तक राष्ट्रपति बने हुए हैं। इनके शासनकाल में मात्र 3 या 4 महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्होंने एक नारा दिया कि अमेरिका इज फर्स्ट, यानी कि अन्य कोई भी देश अमेरिका की तुलना में ना तो ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर सकता है और ना ही है और ना ही रहेगा। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए अपनी विदेश नीति में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। एशिया के राज्यों के साथ में, अफ्रीका के राज्यों के साथ में सहयोगी संबंध स्थापित किए, लेकिन साथ साथ ही यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को इतना अधिक बढ़ा दिया जिससे कि किसी न किसी रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। इनके शासनकाल में सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद में सबसे अधिक इसे कमी महसूस हुई कि अपनी तेल की आपूर्ति कहाँ से की जाए। उन्होंने आते ही मई 2017 में सऊदी अरब की यात्रा की और सऊदी अरब से अपने तेल हितों की पूर्ति करने और तकनीकी समझौते के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्होंने वहाँ की तेल आपूर्ति के लिए इस देश के साथ में यानी कि आपसी सामाजिक समझौता और राजनीतिक समझौता किया था। इसके बाद देखिए यूरोपीय देशों की यात्राएं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानता था कि एशिया और अफ्रीका के प्रभाव क्षेत्र इतना अधिक नहीं है कि मैं यूरोप को छोड़कर इन देशों का सहारा ले सकूं, क्योंकि यूरोपीय देश तो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका के जितने भी राज्य हैं वो या तो विकासशील हैं और या पूर्णतः यानी अविकसित हैं। तो इस आधार पर उन्होंने यूरोपीय देशों को अधिक महत्व दिया और यूरोपीय देशों की यात्रा उन्होंने की, जिसके विशेष महत्वपूर्ण परिणाम ये माने जाते हैं कि लगभग $60 मिलियन का व्यापारिक क्षेत्र यूरोपीय देशों के साथ में कर लिया। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि नवीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत महारत हासिल की थी और यह यात्रा उन्होंने 12 मार्च 2020 को की थी, जिसके तहत अपन मानते हैं कि यह डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। इसके बाद देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा भी विशेष तौर से महत्व रखती है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो वहाँ पर मतदाता हैं तो होने वाले चुनावों में उनको समर्थन प्राप्त हो जाए, और इसी कारण यह भी माना जाता है कि कहीं एशिया में हो सकता है भारत का प्रभाव कम हो, तो अमेरिका के आने से या अमेरिका के अच्छे संबंध रखने के कारण यहाँ की स्थिति भी मजबूत हो जाए और आगामी चुनावों में मुझे भी यानी सत्ता प्राप्त हो जाए। इस कारण उन्होंने 22 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा की और भारत की यात्रा करने के साथ ही उन्होंने अपने कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना यानी प्रारंभ कर दिया और भारत को आगामी नाभिकीय सुरक्षा व्यवस्था एवं विशेष तौर से व्यापारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करने पर जोर दिया। और इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह आपकी संपूर्ण जितने भी चरण हैं
मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि अमेरिका विदेश नीति 1945 से लेकर वर्तमान तक की 2020 तक की जो भी स्थिति है वो आपके सामने। आपकी अमेरिका की विदेश नीति अब समाप्त होती है। नेक्स्ट है आपकी रूस की विदेश नीति। अगले आपकी ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।